नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BFM विजय पथ सीरीज़ में। आज से हम BFM के सबसे इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। अगर आप CIB पास करने का सपना देख रहे हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। हर केस स्टडीज़ में आपको कंसेप्ट क्लैरिफाई करने के साथ साथ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने में बूस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने जो केस स्टडी पेश की जा रही है ये पिछले 5 से 6 साल में जो सवाल पूछे गए हैं उस पर बेस्ड है, तो इसीलिए इसका नाम। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन केस स्टडीज़ को और डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हैं या डेली यूनिट वाइज प्रैक्टिस चाहते हैं तो हमारे एक्सक्लूसिव क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक विजय पथ है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले केस स्टडीज़ के साथ। आपके सामने कुछ डेटा दी गई हैं, पहले इसको एक बार ध्यान से पढ़िए और फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या डेटा बता रहा है। एक बार ध्यान देखिए, केस स्टडी में इसी प्रकार का पूछा जाता है कि आपको डेटा दी गई है कि ABC बैंक है, राइट। ABC बैंक अपने अलग अलग बिजनेस यूनिट को इवैल्यूएट कर रहा है, राइट। तो क्यों इवैल्यूएट कर रहा है? ताकि डिसाइड किया जा सके इन्वेस्ट किया जाए या रिसोर्स एलोकेट किया जाए, राइट। मैनेजमेंट चाहता है कि एक ऐसा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हो जो उनके हर यूनिट के रिस्क को भी कंसिडर करे, राइट। और क्योंकि सिंपल रिटर्न से उनको पूरा पिक्चर नहीं मिलता है। फिर दोस्तों कहा जा रहा है इसीलिए जो हमारे ट्रेडिशनल मेजर्स होते हैं जैसे ROA, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, सर ये सब ट्रेडिशनल आपके मेजर्स हैं, राइट। इनसे उनका फोकस अब शिफ्ट हो गया है टुवार्ड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, जिसको हम लोग RAROC बोलते हैं। तो क्वेश्चन अब देखिए, या ये तो आपको सामने डेटा दिया गया है, इसको आपने पढ़ लिया। अब सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है कि ABC बैंक को RAROC प्रीफर करने की प्राइमरी वजह क्या है, प्राइमरी रीज़न क्या है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सोचिए आंसर, मैं आपको समझाता हूँ। पहला ऑप्शन कर रहा है RAROC सिंपलर टू कैलकुलेट देन RAO एंड ROE। देखिए RAROC को सिंपल कहना थोड़ा गलत होगा, ROA और ROE को कैलकुलेट करना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। लेकिन RAROC को भी इंक्लूड किया जाता है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए ABC बैंक RAROC नहीं चूज़ कर रहा है, तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि RAROC एक्सक्लूड द रिस्क फैक्टर विच मेक इट मोर रिलायबल। देखिए ये ऑप्शन गलत है क्योंकि RAROC एक्चुअली रिस्क को इंक्लूड करता है। बैंक को ज़रूरत है एक ऐसे मैट्रिक की, राइट, जो कि रिस्क को भी कवर करे, और RAROC वही करता है। अगर रिस्क एक्सक्लूड होता तो RAROC और ROA ROE में फ़र्क ही नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है RAROC इंक्लूड द रिस्क फैक्टर ऑफरिंग अ मोर एक्यूरेट परफॉर्मेंस मेजर फॉर बिजनेस यूनिट। देखिए यह हमारा सही जवाब है। RAROC को चूज़ करने का मेन रीज़न यही है कि यह रिस्क फैक्टर को इंक्लूड करता है। इसे बैंक को एक्यूरेट मेजर मिलता है हर यूनिट ने अपने रिटर्न अचीव करने वक्त कितना रिस्क उठाया, मतलब जितना हायर रिस्क उतना हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, और यह RAROC से एक्यूरेटली हमें दिखता है। ऑप्शन डी कह रहा है RAROC फोकस सोलली ऑन रिटर्न विदाउट कंसिडरिंग द रिसोर्सेज यूज्ड। तो ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि RAROC रिटर्न के साथ रिस्क को भी कंसिडर करता है, राइट। यहाँ लिखा है ना, इट कंसिडर रिटर्न विदाउट कंसिडर रिसोर्स, ये गलत है क्योंकि RAROC क्या करता है, रिटर्न के साथ रिस्क को भी कंसिडर करता है। यह सिर्फ रिटर्न पे फोकस नहीं है, यह मेजर करता है कि रिस्क के साथ रिटर्न हो। तो डी भी गलत है, ठीक है। तो सही जवाब क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। RAROC इंक्लूड द रिस्क फैक्टर, क्योंकि बैंक को ऐसे मेजर की जरूरत थी जो उन्हें यूनिट्स के रिटर्न को रिस्क के परस्पेक्टिव से इवैल्यूएट करे। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि ROA और ROE सिर्फ रिटर्न देखते हैं, लेकिन RAROC रिस्क को भी कंसिडर करता है। RAROC में रिस्क को कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए यह बिजनेस यूनिट का बेटर परफॉर्मेंस मेजर होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन से क्या क्या सीखा हमने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उम्मीद है यह एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर। इसी क्वेश्चन के दूसरा सवाल है, आपके सामने स्क्रीन पर है, आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पहला सवाल है कि इन टर्म्स ऑफ मार्केट परसेप्शन हाउ डज अ हाई RAROC अफेक्ट द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ ABC बैंक इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर। तो यदि हमारा RAROC हायर है तो वो कैसे अफेक्ट करेगा ABC बैंक के डिज़ायरेबिलिटी इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। हायर RAROC इंडिकेट हायर रिस्क
मेकिंग इट, अभी तक हमने क्या देखा कि RAROC एक बहुत बढ़िया मैट्रिक्स है एज़ कम्पेयर टू ROA एंड ROE, क्योंकि RAROC में रिस्क फैक्टर को भी कंसिडर किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट आप देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है कि हायर RAROC इंडिकेट हायर रिस्क मेकिंग इट लेस अट्रैक्टिव। देखिए ये ऑप्शन को देखते हैं, अगर RAROC आपका हायर है, ठीक है, यदि RAROC आपका हायर है, इसका मतलब नहीं कि रिस्क हाई है, इट डज़ नॉट मीन दैट रिस्क इज़ हाई, बल्कि यह दिखाता है कि बैंक अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज करके रिटर्न जनरेट कर रहा है। समझे, RAROC हायर होने का मतलब ये हुआ कि बैंक अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज भी कर रहा है और रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि हायर RAROC इम्प्लाई ग्रेटर रिवार्ड टू इन्वेस्टर मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव इन द मार्केट। देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। यदि हमारा RAROC हायर है ना, ठीक है, इसका मतलब कि बैंक ने रिस्क को मैनेज करके बेटर रिटर्न दिए हैं, इसलिए इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव है, क्योंकि उन्हें हायर रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। मार्केट में भी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का डिमांड ज़्यादा होता है जिनका RAROC बहुत हाई हो। समझ में आया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, सही है, ये गलत है। सी को देखिए, हायर RAROC रिफ्लेक्ट पुअर रिस्क मैनेजमेंट लीडिंग टू अ नेगेटिव परसेप्शन। तो देखिए यह भी गलत है, क्योंकि हायर RAROC का मतलब है बैंक ने रिस्क को एफिशिएंटली मैनेज किया है, तो पुअर रिस्क मैनेजमेंट का इंडिकेशन तो है नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है हायर RAROC शोज लोअर रिटर्न हैंस लेस फेवरेबल। तो ये कह रहा है कि ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, क्योंकि हायर RAROC लोअर रिटर्न नहीं दिखाता बल्कि अच्छी रिटर्न दिखाता है कंसिडरिंग द रिस्क टेकन। तो हमने क्या देखा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, क्योंकि RAROC का हाई होना यह दिखाता है कि रिस्क को कंट्रोल में रखते हुए रिटर्न हाई है, जो कि इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आई थिंक ये यहाँ पे देखिए सवाल है, XYZ बैंक इज़ इन द प्रोसेस ऑफ इन्हांसिंग इट रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए कंसेप्ट कुछ अलग है, अभी तक हमने RAROC की बात की, अब XYZ बैंक है जो कि अपने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को इन्हांस करने के प्रोसेस में है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। राइट, कैसे? वो बैंक के ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को डिसाइड करते हैं, प्रोसीड्यूर को डिसाइड करते हैं, लिमिट को डिसाइड करते हैं। उन्होंने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा एक RMC भी इस्टेब्लिश किया है, जिसको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं, जो कि एक बोर्ड लेवल सब कमेटी होती है जो कि बैंक के रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को देखती है। ठीक है, रिस्क गाइडलाइंस, रिव्यूइंग प्रूडेंशियल लिमिट, इंश्योरिंग एडहेरेंस टू रिस्क पॉलिसी, ये सब के सब। चलिए अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी कहा गया है। पहला कह रहा है कंडक्टिंग एनुअल ऑडिट ऑफ द बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए ऑडिट का काम रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का नहीं होता है, ठीक है, या फाइनेंस और ऑडिट डिपार्टमेंट का होता है, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है सेटिंग गाइडलाइन फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग। बिल्कुल सही बात, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का प्राइमरी रोल यही है कि गाइडलाइन सेट करना होता है जिससे बैंक अपने रिस्क को कंट्रोल में रख सके। यह कमेटी ये भी इंश्योर करती है कि बैंक रिस्क पॉलिसीज़ के अच्छे से फॉलोअप करे, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है अप्रूविंग इंडिविजुअल लोन एंड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यह काम भी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का नहीं होता, ये किसका काम होता है? इंडिविजुअल लोन एंड इन्वेस्टमेंट को अप्रूव करना, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या क्रेडिट कमेटी का काम होता है, तो सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि इस्टेब्लिशिंग द बैंक मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी, ये भी गलत है। राइट, तो यह मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि गाइडलाइन सेट करना रिस्क मैनेजमेंट क्या रिपोर्टिंग का, ये सही जवाब है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए अगली कंसेप्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव आउट टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। देखिए आपके सामने एक फिर से केस है कि एक इन्वेस्टर है, राइट, एक इन्वेस्टर है जो कि एनालाइज कर रहा है स्टॉक के वोलेटिलिटी को, ताकि समझ पाए इसके स्टेबिलिटी को और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर पाए। ठीक है, इन्वेस्टर ने सीखा कि वोलेटिलिटी आपको पता ही है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और ये कॉमन इंडिकेटर होता है कि कितना स्टॉक प्राइस डेविएट करेगा अपने एवरेज से। साथ ही साथ इन्वेस्टर दो तरह के वोलेटिलिटी के पास आया, एक हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी और दूसरा है हमारा दूसरा क्या है दोस्तों, है हमारा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी जो होता है नाम से ही क्लियर है कि वो पास प्राइस पे है, जबकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है ऑप्शन प्राइसिंग पे बेस होता है, जो कि हम लोगों ने ब्लैक स्कोल्स मॉडल में देखा। ये आपका AVFM में है मॉडल, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करता है मार्केट एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस चेंज। तो इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए इन्वेस्टर दोनों को कंसीडर करता है। चलिए ये तो डेटा दिए गई हैं, आप सवाल देखते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, राइट, सो फर्स्ट ऑप्शन इज रिगार्डिंग इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मेजर। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा बेस डिस्क्राइब कर रहा है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को एज कम्पेयर टू हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। राइट, दोनों में बेसिकली डिफरेंस पूछा गया है।
ठीक है। तो अब देखिए वोलेटिलिटी का मतलब आप जानते हैं ना, वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो स्टॉक प्राइस है उसमें कितनी वेरिएशन हो रही है, और यह मेज़र करना इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के लिए। तो इस क्वेश्चन में दो तरह की वोलेटिलिटी के बारे में बताया गया है। एक हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है, तो वो हमारे पास डेटा पे बेस्ड होता है, मतलब पिछले प्राइस को देखकर स्टॉक की स्टेबिलिटी या रिस्क को समझता है। और एक होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जो दूसरी तरफ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑप्शन प्राइजेस से निकाली जाती है, जैसे ब्लैक स्कोल मॉडल में यूज़ करते हैं, राइट। तो यह मार्केट की फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मेजर पास्ट फ्लक्चुएशन इन द स्टॉक प्राइस, गलत। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज डिराइव फ्रॉम द पास्ट मार्केट चेंज, गलत। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी होता है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज अ फॉरवर्ड लुकिंग रिफ्लेक्टिंग मार्केट एक्सपेक्टेशन फॉर फ्यूचर प्राइसेस, करेक्ट। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यूज हिस्टोरिकल डेटा, गलत। तो दो तरह का वोलेटिलिटी होता है, आपने यहाँ से सीखा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन देखे, एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं क्या लर्निंग हमने देखी। सबसे पहले मैंने आपको RAROC के बारे में बताया कि RAROC हायर होने का मतलब है अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, जो कि इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव है। दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बताया, RMC बैंक के रिस्क मैनेजमेंट का गाइडलाइन और रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरे में मैंने आपको स्टॉक वोलेटिलिटी के बारे में बताया, जो कि 2 तरह के होते हैं, एक हिस्टोरिकल और एक इम्प्लाइड, ठीक है। इनसे इन्वेस्टर को स्टॉक के फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का आइडिया लगता है, राइट। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमने बात की। यदि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। चलिए अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है कि इसी से मिलता जुलता सवाल है, कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर है जिससे हम लोग स्टॉक प्राइस के वोलेटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है मीन डेविएशन। देखिए मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का एक मेथड है जो वैल्यूज़ का एवरेज डेविएशन को मेजर करता है, लेकिन स्टॉक की वोलेटिलिटी का एक्चुअल मेजर नहीं करता, तो ये तो नहीं होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन सही जवाब है। वोलेटिलिटी को कैलकुलेट करने का मोस्ट कॉमन मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमें बताता है कि ये स्टॉक का प्राइस वैल्यू में यानी एवरेज से अराउंड कितना वेरी करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना हायर होगा उतना ही ज़्यादा प्राइस की फ्लक्चुएशन होगी, यानी ज़्यादा रिस्क होगा या ज़्यादा वोलेटिलिटी होगा। फाइनेंस में रिस्क या स्टेबिलिटी को एक्यूरेटली समझने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज़ किया जाता है। यहाँ तक बात है मीडियन की, तो मीडियन तो वैल्यू का मिडिल पॉइंट को बताता है, लेकिन ये स्टॉक की प्राइस के वोलेटिलिटी को नहीं बताता। और मीन तो होगा नहीं, क्योंकि मीन तो एवरेज स्टॉक प्राइस को बताता है, लेकिन वोलेटिलिटी को मेजर नहीं करता। तो इसका सही जवाब है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि वोलेटिलिटी को मेज़र कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि स्टॉक के प्राइस में अराउंड कितने स्प्रेड हैं। इसका यदि हाई वैल्यू हाई वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, जो कि रिस्क या फ्लक्चुएशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक की वोलेटिलिटी को मेजर करने का मेन स्टैटिस्टिकल टूल है। देखिए एक सवाल है आपके सामने, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि एक एनालिस्ट है जो कि स्टडी कर रहा है स्टॉक के वोलेटिलिटी को, और वो समझना चाहता है कि कैसे वोलेटिलिटी अलग अलग टाइम हॉरिजन में बदलती है, ठीक है। तो डेली वोलेटिलिटी दे रखा है 1.5 और वो मंथली वोलेटिलिटी निकालना चाहता है। तो यहाँ पे एक मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टाइम रूल, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ टाइम रूल आपको पता होगा। तो उसके बेसिस पे वो 30 दिन पीरियड के लिए वोलेटिलिटी निकालता है। कैसे निकालता है वो हम लोग अगले क्वेश्चन में कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए सवाल है कि यदि स्टॉक का डेली वोलेटिलिटी 1.5% है, तो आपसे पूछा गया है कि अप्रॉक्सीमेट मंथली वोलेटिलिटी क्या होगा यदि आप एज्यूम करें कि एक महीने में 30 दिन है, राइट। तो सबसे पहले आपको निकालना आना चाहिए। तो देखिए मंथली वोलेटिलिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा डेली वोलेटिलिटी मल्टीप्लाइड बाय √T, ये फॉर्मूला है। तो डेली वोलेटिलिटी कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है, और यहाँ पे T कितना है हमारा √30 है, ठीक है। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगभग 5.48 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल गिव यू हाउ मच 8.2%। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। इसको आप करके देखिए 8.2% आएगा। दोस्तों आपसे मैं रिकमेंड करूँगा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। चलिए तो अभी हमने क्या देखा कि स्टॉक की डेली वोलेटिलिटी मालूम है और हमें मंथली या ईयरली वोलेटिलिटी निकालना है, तो हमें डेली वोलेटिलिटी को √ टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। यही हमने इस क्वेश्चन को देखा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक बैंक प्राइस कर रहा है एक नए लोन प्रोडक्ट को, और ये इंश्योर करना चाहता है कि जितने भी रिस्क हैं उनको एडिक्वेटली फैक्टर्ड हो इस प्राइसिंग मॉडल में, ठीक है। प्राइस करना चाह रहा है ना, किसी प्रोडक्ट को आप प्राइसिंग करेंगे तो सारे के सारे रिस्क को लेना चाहेंगे ना, वही कर रहा है। और बैंक की जो प्राइसिंग टीम है वो समझती है कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अलावा उन्हें कुछ क्रिटिकल फैक्टर कंसीडर करना है, जैसे लॉस प्रोबेबिलिटी, कैपिटल चार्ज, कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड। साथ ही साथ उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि कॉस्ट ऑफ फंड जो है लोन के टर्म से मैच करे, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉस्ट ऑफ फंड को अफेक्ट करता है।
तो अब एक एप्रोप्रिएट प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, लोन का एप्रोप्रिएट प्राइस डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन भी लिया। ठीक है, तो ये सब डेटा आपको दी गई है। आप पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं फैक्टर किया जाता रिस्क बेस्ड प्राइसिंग में लोन प्रोडक्ट के लिए। बताइए किसे फैक्टर नहीं किया जाता। अभी मैंने आपको बताया, इसीलिए मैं आपको कुछ थ्योरी भी दे रखा हूँ ताकि आप उसका हेल्प ले सकें। तो ऑप्शन ए कह रहा है कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड। देखिए, कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड का मतलब है वो अमाउंट जो बैंक को लोन के लिए अरेंज करना पड़ता है। मतलब कुछ पैसा बैंक को लोन के लिए अरेंज करना पड़ता है ना। ठीक है, तो जब बैंक किसी लोन को प्राइस कर रहा है तो यह कॉस्ट ज़रूर कंसिडर की जाती है, क्योंकि लोन की फंडिंग और उसका इंटरेस्ट बैंक की कॉस्ट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। कहाँ से बैंक लोन ले रही है, डिपॉजिट से ले रही है, कहाँ से, और ऑब्वियसली बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसको तो अफेक्ट करेगा ही बैंक को। तो ऑप्शन ए रिस्क बेस्ड प्राइसिंग का पार्ट है, नहीं पूछा गया है आपको। प्रॉफिट मार्जिन, देखिए प्रॉफिट मार्जिन भी लोन प्राइसिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यह बैंक को इंश्योर करता है कि उसकी ऑपरेशन के लिए एक डिज़ायर्ड प्रॉफिट हो। बैंक अपने गोल और रिटर्न और नेटवर्थ को मीट करने के लिए प्रॉफिट मार्जिन जरूर इंक्लूड करता है। तो ऑप्शन बी तो जरूर होगा। लॉस प्रोबेबिलिटी, देखिए लॉस प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि बैंक एस्टिमेट करता है कि लोन के डिफ़ॉल्ट होने की कितनी संभावनाएं हैं। यह रिस्क बेस्ड प्राइसिंग का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि बैंक को पता होना चाहिए कि अगर लॉस हो गया तो उसे कैसे हैंडल करेगा। तो ऑप्शन सी भी हमारा सही है। ऑप्शन डी का रहा है मार्केट डिमांड फ्लक्चुएशन। देखिए यह हमारा सही जवाब है इस क्वेश्चन के हिसाब से। मार्केट डिमांड फ्लक्चुएशन का मतलब है लोन प्रोडक्ट के लिए डिमांड का ऊपर नीचे होना। रिस्क बेस्ड प्राइसिंग में बैंक डायरेक्टली डिमांड फ्लक्चुएशन को कंसिडर नहीं करता, क्योंकि यह प्राइसिंग ज़्यादातर रिस्क और कॉस्ट फैक्टर पे बेस्ड होते हैं। तो कॉस्ट हो गया, एक रिस्क फैक्टर हो गया, लॉस प्रोबेबिलिटी हो गया, राइट। तो दोस्तों सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो हमने क्या देखा कि रिस्क बेस्ड प्राइसिंग में बैंक अपने लोन के प्राइस को एक्यूरेटली डिसाइड करता है ताकि सारे रिस्क फैक्टर कवर हो जाएं। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आए? पहला मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ फंड, दूसरा बताया लॉस प्रोबेबिलिटी, और प्रॉफिट मार्जिन को इंक्लूड किया जाता है, राइट। तो अभी हमने क्या सीखा कि जो हमारा रिस्क बेस्ड प्राइसिंग उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? कॉस्ट ऑफ फंड, मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, लॉस प्रोबेबिलिटी एंड कैपिटल चार्ज। ये चार याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको शो कर दूं, लॉस प्रोबेबिलिटी, कैपिटल चार्ज, कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड, राइट, ये तीन तरह के हैं। तो ये हमने देखा, और उम्मीद है दोस्तों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने डिस्कशन किया है अभी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सिनेरियो है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि अपने नए लोन प्रोडक्ट के प्राइस को सेट कर रही है, और वो इंश्योर करना चाहती है कि सारा कॉस्ट जो कि रिस्क रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनको फाइनल प्राइसिंग में फैक्टर किया जाए। तो ऑपरेशनल एक्सपेंस के अलॉन्ग साइड वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कैपिटल चार्ज को, और एक अलाउंस इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं फॉर लॉस प्रोबेबिलिटी टू कवर पोटेंशियल रिस्क। तो सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी रीजन। ठीक है, तो सवाल है कि कैपिटल चार्ज इंक्लूड करने का प्राइमरी रीज़न क्या है? क्यों हम कैपिटल चार्ज को प्राइसिंग मॉडल में इंक्लूड करते हैं? व्हाट इज़ द प्राइमरी रीजन ऑफ इंक्लूडिंग कैपिटल चार्ज इन प्राइसिंग मॉडल? तो पहले आप कैपिटल चार्ज समझेंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, टू कवर कॉस्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉय सैलरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यह ऑप्शन गलत है। देखिए कैपिटल चार्ज का पर्पस एम्प्लॉय की सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को कवर करना नहीं होता है, यह ऑपरेशनल एक्सपेंस में कवर होता है। ये जो लिखा है ना सैलरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किसका पार्ट होता है? ऑपरेशनल एक्सपेंस है, राइट। तो कैपिटल चार्ज का फोकस ज़्यादा रिस्क कवरेज पे होता है। ऑप्शन भी कर रहा है टू कॉम्पेंसेट फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी ओवर लोन टर्म। तो यह भी गलत है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लोन प्राइसिंग में फैक्टर किया जाता है, किस में फंड फैक्टर किया जाता है? कॉस्ट ऑफ फंड में फैक्टर किया जाता है, राइट, ताकि फ़ंड की वैल्यू टाइम के साथ मैच हो सके। कैपिटल चार्ज का पर्पस यह नहीं है, तो बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कर रहा है टू एंश्योर एडिक्वेट कवरेज फॉर रिस्क रिलेटेड लॉस ऑन द लोन। तो क्या कर रहा है दोस्तों? यह सही जवाब है। कैपिटल चार्ज को इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि बैंक पोटेंशियल रिस्क या लॉस को कवर कर सके। किसको कवर कर सके? पोटेंशियल रिस्क या लॉस। बैंक इसको कवर करने के लिए कैपिटल चार्ज को इंक्लूड किया जाता है। तो बैंक को यह रिस्क होता है, जब भी बैंक लोन देती है ना, तो बैंक को रिस्क होता है कि कोई बॉरोवर डिफ़ॉल्ट ना कर दे। कैपिटल चार्ज यही रिस्क कवरेज प्रोवाइड करता है ताकि बैंक को अपने रिस्क का पूरा रिटर्न मिल जाए। समझ में आया? यही कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यही सही है। ऑप्शन डी कर रहा है टू एडजस्ट फॉर वेरिएशन इन द मार्केट डिमांड। देखिए यह इनकरेक्ट है। कैपिटल चार्ज का मार्केट डिमांड से कोई लिंक ही नहीं होता, इसका मेन फोकस रिस्क कवर करना होता है। तो सही जवाब क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि कैपिटल चार्ज से बैंक को अपने लोन पर होने वाली पोटेंशियल रिस्क का प्रोटेक्शन मिलता है।
तो हमने क्या देखा कि बैंक अपनी लोन की प्राइसिंग में कैपिटल चार्ज को इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि यह रिस्क कवरेज के लिए होता है। ऑपरेशनल एक्सपेंस जैसे सैलरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी अलग फैक्टर होते हैं, राइट। समझ में आया कैपिटल चार्ज को इंक्लूड करने का क्या पर्पज़ है प्राइसिंग में। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक बैंक है जो कि कॉस्ट ऑफ डिप्लॉइंग फंड को कंपेयर कर रहा है दो अलग अलग लोन। तो अब मान लीजिए कि दो लोन प्रोडक्ट है, एक मान लीजिए हाउसिंग लोन है और एक व्हीकल लोन है। दोनों के लिए वो जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो लोन होते हैं उनका जो है कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्क प्राइसिंग में हेल्पफुल होते हैं। उसमें एक फैक्टर मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ डिप्लॉइंग फंड। जैसे कि बैंक जो है आपको लोन दे रही है तो पैसा कहीं से वो लाई होगी, तो उस पैसे जो उसने लाया है उस पर बैंक को कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उस पर बैंक को कितना रिस्क देखना पड़ रहा है, ये सब कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड होती है। तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड को कंपेयर कर रहा है। एक 1 साल टर्म है और दूसरा 5 साल का टर्म है। और वो जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ फंड वेरी करेगा ड्यूरेशन पे क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसका कॉस्ट ऑफ फंड अलग होगा, इसका कॉस्ट ऑफ फंड अलग होगा। अब देखिए इस पर एक सवाल करते हैं। सवाल ये है कि क्यों कॉस्ट ऑफ फंड को एडजस्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द टर्म लेंथ ऑफ द लोन। ऑप्शन ये कह रहा है कि लॉन्गर टर्म लोन जनरली इनकर हाई ऑपरेशनल एक्सपेंस। तो यह ऑप्शन गलत है। ऑपरेशनल एक्सपेंस लोन की टर्म लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होते। यह एक्सपेंस तो जनरल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉजेज डिफरेंट टर्म लेंथ टू हैव डिफरेंट कॉस्ट। यह सही जवाब है। देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि आज का पैसा फ्यूचर में सेम वैल्यू का नहीं रहेगा, राइट। आपको पता ही होगा ये चीज़, आज का जो पैसा है वो सेम वैल्यू फ्यूचर में सेम वैल्यू पे नहीं रहेगा। तो जितनी लॉन्गर लोन की टर्म होगी, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे टर्म बढ़ेगा लोन का, यदि टर्म बढ़ता है तो उतना ही बैंक को ज़्यादा रेट चेंज करना पड़ेगा ताकि वो टाइम के साथ पैसा लॉस ना करे, राइट। तो रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, राइट। इसलिए टर्म लेंथ के हिसाब से कॉस्ट एडजस्ट करना ज़रूरी है। ऑप्शन सी क्या कर रहा है, कैपिटल चार्ज इज लोअर फॉर लॉन्गर टर्म लोन ड्यू टू स्टेबिलिटी। तो यह ऑप्शन भी गलत है क्योंकि कैपिटल चार्ज टर्म लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। कैपिटल चार्ज का मेन फोकस रिस्क को कवर करना है, राइट। अभी मैंने आपको बताया था जो लोन की स्टेबिलिटी से ज़्यादा रिलेटेड है। ऑप्शन डी कह रहा है कि लॉस प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ता है टर्म लेंथ ऑफ द लोन से। यह भी गलत है। लॉस प्रोबेबिलिटी का टर्म लेंथ से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो हमने क्या देखा, इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है अलग अलग टर्म लेंथ को अलग अलग कॉस्ट काउंट करता है, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक फंडा यह है कि आज का पैसा कल की वैल्यू से ज़्यादा होता है। इसलिए जब बैंक किसी लोन का टर्म इंक्रीज़ करता है तो वह टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी फैक्टर करता है ताकि बैंक का पैसा इन्फ्लेशन और टाइम के साथ लूज ना हो। समझ में आया, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि लोन टर्म जितनी लंबी होगी कॉस्ट उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। जितना लंबा लोन टर्म होगा उतना ही कॉस्ट ज़्यादा होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड का भी कंसेप्ट है। ऑपरेशनल एक्सपेंस और कैपिटल चार्ज ये लॉन्ग टर्म लेंथ से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते, राइट। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कुछ हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंस होते हैं, कुछ हमारे कैपिटल चार्ज होते हैं, कुछ हमारा कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड होता है जो सब प्राइसिंग को डिसाइड करता है। तो यही पॉइंट यहाँ समझाया जा रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। तो देखिए सवाल है कि मिस्टर एक्स ने 5 बिजनेस हैं, इसके 5 बिजनेस हैं B1 से लेकर B5 तक और प्रत्येक का अलग अलग कैश फ्लो है ओवर 5 ईयर। 5 साल में अलग अलग कैश फ्लो है। प्रत्येक बिजनेस जो है कैश फ्लो में वेरिएशन भी शो कर रहे हैं, जिसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन रेशियो से। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बताता है रिस्क को। कुछ बिजनेस में का कैश फ्लो घटा है कुछ साल में, दूसरे का बढ़ा है, तो एक नेगेटिव कोरिलेशन है जो कि अल्टीमेटली क्या कर रहा है कि पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क क्या कर रहा है, कम कर रहा है जब कंबाइन कर रहे हैं तो। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन टू जो मीन का रेशियो है मिस्टर एक्स पोर्टफोलियो के लिए वो लोअर है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल बिजनेस। मतलब इंडिविजुअल बिजनेस ले लीजिए एक तरफ और एक बार कंबाइंड बिजनेस ले लीजिए, तो कंबाइंड बिजनेस का जो स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन रेशियो है वो लोअर है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल बिजनेस, जो कि हमारा इफेक्टिव रिस्क डाइवर्सिफिकेशन को इंडिकेट कर रहा है। ये डेटा आपको दी गई है। तो पहला सवाल देखते हैं, व्हाई इज द स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन रेशियो फॉर मिस्टर एक्स टोटल पोर्टफोलियो लोअर देन दैट ऑफ द इंडिविजुअल बिजनेस। क्यों लोअर है, बहुत अच्छा सवाल है। पहला ऑप्शन कर रहा है ड्यू टू पॉजिटिव कोरिलेशन अमंग ऑल बिजनेस। अब देखिए ये ऑप्शन गलत है। अगर बिजनेस में पॉजिटिव कोरिलेशन होती, मतलब सब बिजनेस का कैश फ्लो एक ही डायरेक्शन में मूव करता, तो सबके कैश फ्लो बढ़ते या घटते, ऐसे में पोर्टफोलियो का रिस्क कम नहीं होता। क्योंकि अगर एक बिजनेस का कैश फ्लो डिक्रीज होता है तो सबका होगा, राइट। रिस्क कम करने के लिए हमें नेगेटिव कोरिलेशन चाहिए होती है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन भी कर रहा है बिकॉज ऑल बिजनेस हैव सिमिलर कैश फ्लो। यह भी गलत है। अगर सब बिजनेस का कैश फ्लो सेम होते तो डाइवर्सिफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इन्फ्लेशन के बारे में बताया जा रहा है कि इनफ्लो के वेरिएशन या डिफरेंस डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी है
ताकि रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ऑप्शन सी करें ड्यू टू नेगेटिव कोरिलेशन, अभी मैंने आपको यही बताया था, यह बिल्कुल सही जवाब है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कि अगर एक बिजनेस का कैश फ्लो घटता है दूसरे का बढ़ता है। यह अपोजिट मूवमेंट पोर्टफोलियो को ओवरऑल रिस्क कम कर देता है, क्योंकि कंबाइंड कैश फ्लो क्या रहता है हमारा, स्टेबल रहता है। ऐसे में स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन रेशियो लोअर हो जाती है, जो कि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का मेन एम है। ऑप्शन डी का है बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज द सेम फॉर ऑल बिजनेस। देखिए यह गलत है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर सेम भी हो तो भी डाइवर्सिफिकेशन का असर नहीं पड़ता, राइट। यह मेन बात को यहाँ पे मेन बात कोरिलेशन की है, जो कैश फ्लो के डायरेक्शन और स्टेबिलिटी पे इफेक्ट डालता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे हमने ये सीखा इस क्वेश्चन से कि रिस्क नेगेटिव कोरिलेशन से ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन रेशियो लोअर हो जाता है। नेगेटिव कोरिलेशन सबसे बड़ा कारण है। तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का फंडा यही है कि अगर आपके अलग अलग बिजनेस या एसेट एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करते तो आपका ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। नेगेटिव कोरिलेशन यहाँ पे कीवर्ड है। तो दो कोरिलेशन आपको बताना चाहिए, पॉजिटिव कोरिलेशन वर्सेस नेगेटिव कोरिलेशन। और डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज क्या है कि अलग अलग बिजनेस का होना और उनके कैश फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पोर्टफोलियो के रिस्क को कम कर देता है। अब देखिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, अब देखिए मिस्टर एक्स का ही केस है ना, अभी मैंने जो आपको मिस्टर एक्स के बारे में बताया सेम केस है। तो क्या कर रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट के टर्म्स में मिस्टर एक्स का क्या एडवांटेज है बाय ऑइंग मल्टीपल बिजनेस विद वेरिंग कैश फ्लो। अब देखिए इसने बहुत सारा बिजनेस ले रखा है, सबका कैश फ्लो अलग अलग है, तो इसका क्या एडवांटेज है, क्या इसको फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं। पहला कह रहा है कि हायर इंडिविजुअल बिजनेस रिस्क। अब ये बताइए, ये तो एडवांटेज नहीं होगा। अगर मिस्टर एक्स के पास मल्टीपल बिजनेस है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि हर बिजनेस का इंडिविजुअल रिस्क बढ़ जाएगा। हर बिजनेस का अपना रिस्क लेवल होता है और डाइवर्सिफिकेशन से ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क के बारे में, जो कि डाइवर्सिफाइड में रिड्यूस होता है, तो ये तो गलत होगा। फिर ऑप्शन बी कर रहा है कि इंक्रीज टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन अक्रॉस द पोर्टफोलियो। देखिए अब स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, यह स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर करता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मेजर करता है कि कैश फ्लो कितना वैरी करेगा। लेकिन मल्टीपल बिजनेस के साथ अगर कैश फ्लो वैरी भी करते हैं तो ओवरऑल रिस्क कम हो सकता है, क्योंकि कुछ बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेंगे जबकि दूसरे थोड़े वीक परफॉर्म करेंगे, समझ रहे हैं ना, कुछ स्ट्रॉन्गर परफॉर्म करेंगे और कुछ वीकर परफॉर्म करेंगे, राइट। तो यहाँ पे टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज नहीं होता, एक्चुअली ओवरऑल रिस्क कम हो जाती है, राइट। तो ऑप्शन बी भी नहीं गलत है। ऑप्शन सी का रहा है ग्रेटर कंसिस्टेंसी एंड रिड्यूस पोर्टफोलियो रिस्क। देखिए ऑप्शन सी में कह रहा है कि जब मिस्टर एक्स के पास अलग अलग कैश फ्लो वाले बिजनेसेस होते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन से ओवरऑल पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आ जाता है, एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनता है, जिससे कंसिस्टेंसी बढ़ती है और रिस्क कम हो जाती है। अगर एक बिजनेस थोड़ा वीक परफॉर्म करे तो दूसरा उसको बैकअप दे देता है। इसी कंसेप्ट को हम लोग पोर्टफोलियो थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोर्टफोलियो थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन डी कर रहा है कि हायर मीन कैश फ्लो अक्रॉस ऑल बिजनेस। ठीक है, तो कह रहा है कि यह स्टेटमेंट हो सकता है कि सही लगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का से हायर मीन कैश फ्लो मिले। डाइवर्सिफिकेशन का मेन मोटिव क्या होता है, इसका मेन मोटिव होता है रिस्क कम करना और कंसिस्टेंसी लाना, ना कि ज़रूरी तौर पर ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट करना। तो हमने क्या देखा यहाँ से कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है मल्टीपल बिजनेस को होल्ड करके ओवरऑल पोर्टफोलियो को स्टेबल और लो रिस्क बनाया जा सकता है, यही मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन का। और फिर मैंने आपको ये बताया कि हर इंडिविजुअल बिजनेस का अपना अपना रिस्क लेवल होता है, लेकिन पोर्टफोलियो लेवल पे रिस्क कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा सही जवाब है। चलिए अगला सवाल इसी मिस्टर एक्स से रिलेटेड है कि जो हमारा मिस्टर एक्स का पोर्टफोलियो रिस्क कम हुआ है वो किस कारण से हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एवरेज कैश इनफ्लो अक्रॉस ऑल बिजनेस बीइंग आइडेंटिकल। क्या लगता है ये ऑप्शन आपको? तो देखिए ये अगर मिस्टर एक्स के सारे बिजनेस का एवरेज कैश इनफ्लो आइडेंटिकल होता तो ये ज़रूरी नहीं कि रिस्क कम हो जाए। रिस्क मैनेजमेंट में मेन फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन, इसलिए ऑप्शन ए तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी कर रहा है डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑकरेंस ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन बिजनेस। तो ये ऑप्शन सही लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन से मिस्टर एक्स के पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि अलग बिजनेस में इन्वेस्टेड है। और अगर बिजनेस के बीच नेगेटिव कोरिलेशन हो, मतलब जब एक बिजनेस कम परफॉर्म करे तो दूसरा अच्छा परफॉर्म करे, तो ओवरऑल वोलेटिलिटी कम होती है और पोर्टफोलियो स्टेबल बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए दोस्तों नेगेटिव कोरिलेशन रिस्क और भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, रिस्क और भी रिड्यूस कर देगा, जो कि डाइवर्सिफिकेशन का मेन फायदा। डाइवर्सिफिकेशन का यही मेन फायदा होता है, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो ये इस कारण से हुआ, एक तो डाइवर्सिफिकेशन एक कारण है और दूसरा नेगेटिव कोरिलेशन एक कारण है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ईच बिजनेस इंडिविजुअली हैविंग अ लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये गलत है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है वेरिएबिलिटी या रिस्क लेवल। हर बिजनेस का अपना अपना रिस्क लेवल होता है और ये जरूरी नहीं कि इंडिविजुअली सभी बिजनेस का रिस्क लेवल कम हो।
डाइवर्सिफिकेशन के कंसेप्ट में हम ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क कम होता है, ना कि एक बिजनेस का इंडिविजुअली। ऑप्शन डी कह रहा है आइडेंटिकल नेट कैश फ्लो अक्रॉस ऑल बिजनेस, ये भी गलत है। आइडेंटिकल नेट कैश फ्लो का होना डाइवर्सिफिकेशन का मतलब नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन में डिफरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो को बैलेंस किया जाता है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं की फैक्टर को, जो कि हमने यहाँ देखा। हमने पहला ये देखा कि रिस्क रिडक्शन का मेन रीजन है डाइवर्सिफिकेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। दो याद रखिएगा, दो कीवर्ड है, डाइवर्सिफिकेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। मैंने मीनिंग आपको समझा दिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन और नेगेटिव कोरिलेशन रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। चलिए एक सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो देखिए समझिएगा, प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो बैंक की टॉप मैनेजमेंट है ना, अपने बिजनेस और फाइनेंशियल टारगेट अचीव करने का गोल सेट किया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि कई पोटेंशियल रिस्क हैं जो इन टारगेट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इन सब रिस्क को हैंडल करने के लिए बैंक ने डिसाइड किया कि एक इंटरप्राइज वाइज रिस्क मैनेजमेंट, जिसको EWRP बोलते हैं, EWRP सिस्टम इंप्लीमेंट करने का, जो रिस्क को आइडेंटिफाई, प्रायोरिटाइज, मिटिगेट और कंटिन्यूस मॉनिटर करेगा हर लेवल और ऑपरेशन पे। दोस्तों आपको मैं फिर से बता दूं कि इस पर आप यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डेली बेसिस पर, हमारा क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। हम लोग ये तो आपको मैं झलक दिखा रहा हूँ दोस्तों, असली जो हमारा पिक्चर है वो हमारा क्रैश कोर्स में है। सभी टॉपिक पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। केवल आप केस स्टडी के माध्यम से कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये नंबर है हमारा, राइट। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे दोबारा वापस लौटते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि बैंक के टॉप मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस और फाइनेंशियल टारगेट अचीव करने का गोल सेट किया, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि कई पोटेंशियल रिस्क है जो इन टारगेट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब इन रिस्क को हैंडल करने के लिए बैंक ने डिसाइड किया कि EWRP बनाएंगे। तो अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि प्राइमरी एडवांटेज क्या है EWRP का बैंक के लिए। पहला कह रहा है इट रिस्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट टू स्पेसिफिक हायर रिस्क डिपार्टमेंट। यह गलत है, क्योंकि EWRM का मेन पर्पज़ है यह है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क मैनेजमेंट किया जाए, ना कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में। हाई रिस्क डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन EWRM जो है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क पे फोकस करता है। ऑप्शन बी कर रहा है इट फोकस सोलली ऑन फाइनेंशियल रिस्क रेदर देन ऑपरेशनल रिस्क। यह भी गलत है, क्योंकि EWRM सिस्टम में सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क पे ही फोकस नहीं करता, यह सिस्टम ऑपरेशनल रिस्क, स्ट्रेटजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, सारे टाइप के रिस्क को कवर करता है। अभी मैंने आपको बताया था, इट कवर्स एवरी टाइप ऑफ रिस्क, राइट। ऑप्शन सी का राइट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड होलिस्टिक अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज ऑल रिस्क। यह सही जवाब है। EWRM का मेन एडवांटेज यह है कि एक स्ट्रक्चर्ड और होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करता है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिस्क को आइडेंटिफाई और मैनेज करता है। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि कोई भी रिस्क एरिया ओवरलुक ना हो और सिस्टमेटिक वे में रिस्क मिटिगेशन हो, राइट। ऑप्शन डी का रहा है इट एलिमिनेट्स ऑल रिस्क फेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन इंटायरली। ये तो गलत है, थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि रियलिटी में कोई भी सिस्टम 100% रिस्क एलिमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन EWRM रिस्क को मैनेज और मिनिमाइज करने में हेल्प जरूर करता है। रिस्क मैनेजमेंट का मेन गोल है रिस्क को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना होता है। तो हमने क्या देखा, EWRM यानी इंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट का मेन बेनिफिट यह है कि एक स्ट्रक्चर और हॉलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के हर रिस्क को कवर करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है इनमें से कौन सा बेस्ड ऑब्जेक्टिव है, बेस्ड डिस्क्राइब कर रहा है EWRM के रोल को इन अचीविंग बैंक बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो आपने क्या देखा कि कौन सा बेस्ड डिस्क्राइब कर रहा है रोल को, बताइए। तो एक और चीज़ को देखिए, XYZ ने अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए क्या लाया? EWRM लाया ना। बैंक का मैनेजमेंट पहले अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को इवैल्यूएट करता है, जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, प्रोसेस और कंट्रोल। इवैल्यूएशन के बाद वो एक रोड मैप बनाता है जो किसी भी गैप को ब्रिज कर सके। साथ में वो कॉसो ERM, एक टर्म आप देखेंगे कॉसो ERM, क्या देखेंगे? कॉसो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसने कॉसो ERM फ्रेमवर्क के साथ अलाइन होने का प्लान करता है, जो कॉम्प्लायंस और बिजनेस वैल्यू दोनों में मदद करता है। जैसे पहले सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ EWRM इन अचीविंग बैंक बिजनेस ऑब्जेक्टिव। पहला कह रहा है इट लिस्ट रिस्क बट डज नॉट इन्वॉल्व मिटिगेशन एक्शन। देखिए गलत है, क्योंकि EWRM सिर्फ रिस्क को लिस्ट करने तक लिमिटेड नहीं है। EWRM एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जो न सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, बल्कि उसके लिए प्रॉपर मिटिगेशन एक्शन भी लेता है। अगर सिर्फ रिस्क लिस्ट किया जाए बिना मिटिगेट किए तो वो इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। ऑप्शन ए गलत है। इट कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड मिटिगेट रिस्क दैट में हैंडल बिजनेस गोल। यह बिल्कुल सही है। EWRM का मेन रोल यही है कि यह कंटिन्यूसली रिस्क को मॉनिटर और मिटिगेट करता है ताकि बिजनेस गोल अचीव किया जा सके। EWRM डायनेमिक और कंटिन्यूस प्रोसेस है जो सारे लेवल पे रिस्क को
मैनेज करने में मदद करता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ऑप्शन सी का रहा है इट एड्रेस ओनली एक्सटर्नल फैक्टर दैट कुड इम्पैक्ट टारगेट। देखिए गलत है, EWRM सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर पे फोकस नहीं करता, या इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के फैक्टर पे फोकस करता है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव लेने पड़ते हैं। ऑप्शन डी का रहा है इट इन्वॉल्व्स ओनली टॉप मैनेजमेंट इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। देखिए यह भी गलत है, EWRM एक ऑर्गेनाइजेशन वाइड सिस्टम है जो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट तक लिमिटेड नहीं है। तो हमने क्या देखा, EWRM का मेन रोल है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और रिस्क मिटिगेशन, जो बिजनेस गोल को अचीव करने में मदद करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपने देख ही लिया। चलिए एक सवाल और है, सिनेरियो आपके सामने है, XYZ बैंक अपने EWRM बना रही है, ठीक है, फिर एक रोड मैप बनाती है। अभी मैंने आपको बताया ना कि XYZ बैंक के बारे में कि ये क्या करती है कि अब बैंक का मैनेजमेंट पहले अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को इवैल्यूएट करता है, जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कंट्रोल। इवैल्यूएशन के बाद वो एक रोड मैप बनाते हैं जो किसी भी गैप को ब्रिज करते हैं। तो साथ ही साथ वो कॉसो ERM के साथ क्या करते हैं, कॉसो ERM फ्रेमवर्क के साथ अलाइन होने का एक प्लान करते हैं, जो कंप्लायंस और बिजनेस वैल्यू दोनों में मदद करेगा। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द XYZ बैंक इनिशियल इवैल्यूएशन EWRM इम्प्लीमेंटेशन। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा जो है XYZ बैंक के इनिशियल इवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है, दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। आइए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि आपसे सवाल समझ में आया दोस्तों, सवाल ये कर रहा है कि XYZ बैंक अपने EWRM सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी में है। इसके लिए बैंक अपने इंटरनल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कंट्रोल को इवैल्यूएट करता है ताकि अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझ सके और जो गैप है उन्हें ब्रिज कर सके। तो इनमें से कौन सा XYZ बैंक के इनिशियल इवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। पहला कह रहा है रिव्यूइंग द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड रिस्क कल्चर। क्या लगता है, देखिए ये ऑप्शन गलत है क्योंकि नहीं है पूछा गया ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इनिशियल इवैल्यूएशन के दौरान इंटरनल एनवायरनमेंट और रिस्क कल्चर को रिव्यू करना जरूरी होता है। बैंक को ये समझना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कि रिस्क को लेकर क्या एटीट्यूड है और कल्चर कैसे हैं। ऑप्शन नहीं गलत है। ऑप्शन भी कह रहा है सिटिंग अप अ न्यू डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली फॉर रिस्क रिस्पॉन्स। यह बिल्कुल सही जवाब है। इनिशियल इवैल्यूएशन में बैंक अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को इवैल्यूएट करता है, लेकिन नए डिपार्टमेंट सेटअप करना उस इनिशियल फेज का हिस्सा नहीं होता। सेटिंग अप अ न्यू डिपार्टमेंट एक अलग स्टेप है, हो सकता है जो इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप के दौरान कंसिडर किया जाए, लेकिन इनिशियल इवैल्यूएशन में ये नहीं आता, राइट। क्योंकि इनिशियल इवैल्यूएशन ये कर रहा है ना, सेटिंग अप अ न्यू डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव रिस्क, ये नहीं है। फिर कर रहा है एसेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ MIS। ये भी गलत है। MIS क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका असेसमेंट इनिशियल इवैल्यूएशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना अपने डेटा और रिपोर्टिंग कैपेबिलिटी को समझा नहीं सकता। और फाइनल कर रहा है इवैल्यूएटिंग द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग रिस्क। देखिए यह भी गलत है। इनिशियल इवैल्यूएशन में रिस्क मॉनिटरिंग प्रोसेस को इवैल्यूएट करना भी शामिल है, ताकि बैंक ये समझ सके कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस कैसे काम कर रहे हैं और उनमें इंप्रूवमेंट कहाँ जरूरी है, राइट। तो ये आपके समझ में आया। चलिए उसके बाद अगला सवाल है COSO ERM। मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि XYZ बैंक EWRM इम्प्लीमेंट कर रहा है और उन्होंने COSO ERM फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करने का डिसाइड किया ताकि वो कॉम्प्लायंस और बिजनेस वैल्यू दोनों अचीव कर सके। तो पहला सवाल है कि कौन सा की कंपोनेंट है इस COSO ERM फ्रेमवर्क में जो कि एड्रेस करता है कम्युनिकेशन विद इन बैंक रिगार्डिंग रिस्क। तो पहला ऑप्शन कर रहा है बाय फोकसिंग ओनली ऑन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, राइट। यहाँ देखिए है ना, बाय फोकसिंग ओनली ऑन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट, गलत है। COSO ERM का रूल सिर्फ रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस से फोकस करना नहीं है, यह एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जो कॉम्प्लायंस के अलावा भी बहुत कुछ कवर करता है, जैसे स्ट्रेटजिक और ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव। सिर्फ कॉम्प्लायंस से फोकस करना बिजनेस वैल्यू जनरेट नहीं होगा। ऑप्शन भी कर रहा है बाय अलाउइंग द बैंक टू इग्नोर रिस्क असेसमेंट इफ ऑलरेडी कॉम्प्लाइंट विद बेसल नॉर्म्स। देखिए यह भी गलत है। COSO ERM फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लायंस के बियॉन्ड रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना है। बेसल नॉर्म पे कॉम्प्लाइंट होने का मतलब यह नहीं है कि रिस्क असेसमेंट को इग्नोर कर सकते हैं। यह फ्रेमवर्क बैंक को इनकरेज करता है कि वो अपने रिस्क असेसमेंट को हर एस्पेक्ट में इंप्लीमेंट करे। ऑप्शन सी कर रहा है कि बाय एड्रेसिंग स्ट्रेटजिकली ऑपरेशनल रिपोर्टिंग एंड कॉम्प्लायंस ऑब्जेक्टिव होलिस्टिकली। यह बिल्कुल सही जवाब है। COSO ERM फ्रेमवर्क का मेन एडवांटेज है यह बैंक के स्ट्रेटजिक, ऑपरेशनल, रिपोर्टिंग और कॉम्प्लायंस ऑब्जेक्टिव को एक साथ एड्रेस करता है। यह हॉलिस्टिक अप्रोच इंश्योर करता है कि बैंक सिर्फ कॉम्प्लायंस से फोकस ना करे बल्कि अपने ओवरऑल बिजनेस वैल्यू को इनहांस करे और रिस्क मैनेजमेंट को एक इंटीग्रेटेड वे में देखे। ऑप्शन डी कर रहा है बाय लिमिटेड रिस्क मैनेजमेंट टू ओनली ऑपरेशनल रिस्क। यह भी गलत है। COSO ERM फ्रेमवर्क का फोकस सिर्फ ऑपरेशनल रिस्क तक लिमिटेड नहीं है, यह स्ट्रेटजिक, ऑपरेशन, रिपोर्टिंग और कॉम्प्लायंस सारे ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड करता है। तो हमने एक बार समराइज कर ले फैक्ट को। COSO ERM फ्रेमवर्क एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जो बैंक को स्ट्रेटजिक, ऑपरेशनल, रिपोर्टिंग और कॉम्प्लायंस ऑब्जेक्टिव पर फोकस करता है। इसका अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव और वैल्यू ड्रिवन है जो बैंक के रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस को और इफेक्टिव बनाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन, राइट। विजय पथ पे आप आगे बढ़ चुके हैं।
आप यदि इसी प्रकार से विजय पथ को फॉलो करते रहेंगे, इस सीरीज़ को, निश्चित रूप से एक दिन आप कुछ ही महीनों में आप CIB में विजय पा लेंगे, सभी सब्जेक्ट में, खासकर BFM में। दोस्तों कैसा लगा आपको, इसे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ तो प्लीज़ यस लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, यह मुझे इनकरेज करेगा इस तरह के कंटेंट को आपके सामने लाने के लिए। धन्यवाद।